नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। आज आपके सामने एक बार फिर मैं अपना एक नए टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। अपनी क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को अपने नए टॉपिक की तरफ लिए चलता हूँ। मित्रों, आज हमारा लास्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। कमेंट्स भी आए थे कि हम गलती से क्या है कि वो जो पार्ट लास्ट था वो पहले पढ़ गया, 8 पार्ट रह गया, 9 पार्ट पढ़ गया। आज अपन उस 8 पार्ट को रिकवर करते हैं और पाठ का नाम है कविता के बहाने। और एक दूसरी कविता थी बात सीधी थी पर, और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। मित्रों, थोड़ी सी बात अपन रूबरू होते हैं हम और तुम दोनों। आधुनिक हिंदी साहित्य में इस कुंवर नारायण के बारे में बात करते हैं। नागर संवेदना की अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले पहली बात आधुनिक हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी कविता में नागर संवेदना की अभिव्यक्ति देने वाले कुंवर नारायण जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 1927 में मित्रों फैजाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। आप आधुनिक हिंदी कविता में नागर संवेदना की अभिव्यक्ति देने वाले मशहूर कवि थे। प्रारंभिक शिक्षा आपने यहीं से प्राप्त की और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में आपने एमए किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया। एमए किया। अब ये इनकी प्रवृत्ति यायावरी की थी। कैसी थी? यायावरी। यायावरी जानते हो? यायावरी प्रवृत्ति थी, अर्थात एक घूमंतु प्रवृत्ति के थे, घूमते ज़्यादा रहते थे। इसलिए इन्होंने कई देशों की यात्रा की, चाहे पोलैंड हो, रूस, चीन, पोलैंड, रूस, चीन आदि अनेक देशों की यात्राएं इन्होंने की। तो काफ़ी अनुभव इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया। लंबे समय तक ये युग चेतना पत्रिका से जुड़े रहे। कौन सी पत्रिका से? युग चेतना। युग चेतना पत्रिका से काफ़ी समय तक इनका जुड़ाव रहा। कुंवर नारायण के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। कितने? 4। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। 4 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए। 4 काव्य संग्रह, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था चक्रव्यूह, हम तुम। सेकंड ग्रेड में एक बार हम तुम काव्य संग्रह से एक प्रश्न आया था। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम और अपने सामने, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। ये इनके 4 काव्य संग्रह थे। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं और इन दिनों तथा इन दिनों। नचिकेता एक जो पौराणिक हमारा पात्र है, नचिकेता की पौराणिक कथाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना की। आत्मजयी
प्रबंध काव्य की रचना की। किसको ध्यान में रखते हुए? नचिकेता। नचिकेता की पौराणिक कथा को ध्यान में रख करके इन्होंने रचित आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनका समीक्षा ग्रंथ है। इनकी रचनाएं बहुआयामी और विचार पक्ष से संबंधित हैं। इनका शिल्प सौंदर्य, बिंब, प्रतीक, अलंकार आदि से विभूषित है, मंडित है। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन्होंने इस पाठ के माध्यम से 2 कविताओं का निरूपण किया। पहली कविता थी कविता के बहाने और दूसरी कविता थी बात सीधी थी पर। आज हम दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कविता के बहाने। मित्रों, इस कविता में बताया गया है कि आज यांत्रिकता के दबाव के कारण, मशीनीकरण का जो युग हुआ है, इंसान के जो अपन कहते हैं हाथों से काम करने का जो तरीका है, जो दबाव हटा है, क्योंकि मशीनीकरण का युग हुआ है और इस यांत्रिकता के दबाव के कारण कविता का अस्तित्व मिट सकता है। कविता के बहाने इस पाठ में कवि ने बताया है कि आज यांत्रिकता के दबाव के कारण कविता का अस्तित्व मिट सकता है, ऐसा लग रहा है। क्यों? आज हम 5G, 6G, 4G के बाद ऐसे युग में आ गए हैं कि तमाम सारे कार्य आज हम घर बैठे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो ये जो प्रस्तुत कविता है जिसमें हमने लिखा कविता के बहाने, लेखन की जो अपार संभावनाएं हैं, ये जो प्रस्तुत कविता लेखन की अपार संभावनाओं को समझने का अवसर देती है। किस प्रकार देती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कवि ने अब 3 उदाहरण दिए मित्रों। एक तो दी चिड़िया की उड़ान, और एक दी फूल का खिलना, और एक दिया बच्चे का खेलना। 3 चीज अब इस पाठ के माध्यम से कवि ने समझाया है। कविता लेखन की अपार संभावनाओं को समझने का प्रयास या अवसर ये कविता देती। कवि का मानना है कि कविता की यात्रा एक ऐसी यात्रा है, या यूँ कहें कवि के मानना इस प्रकार है कि एक ऐसी यात्रा का वर्णन है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे के खेल तक की यात्रा है। ये तीनों अपने आप में बहुत सुंदर है। चिड़िया है, फूल है और बच्चे हैं। सुंदर होते हुए भी अपने आप में सीमाबद्ध हैं, फिर भी सीमाओं में बंधे हैं। चिड़िया के उड़ने की सीमा है, फूल के खिलने की सीमा है और बच्चे के खेलने की सीमा है। तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी तीनों सीमाबद्ध हैं। जबकि कविता का क्षेत्र कैसा है? असीम है। कविता का क्षेत्र कैसा है? असीम है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि यदि रचनात्मक ऊर्जा है, रचनात्मक ऊर्जा होने से कविताओं में सीमाओं के बंधन स्वयं टूट जाते। कोई बंधन या कार्य नहीं करता, कोई बंधन कविता की सीमाओं को रोक नहीं सकता, कोई बंधन सीमाओं में बांध नहीं सकता। इसलिए कविता का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। मित्रों, हम कितने भी इलेक्ट्रॉनिक युग में आ जाएं, यांत्रिकता हमारे ऊपर कितनी भी भारी हो जाए, लेकिन कविता का जो आनंद है वो कभी समाप्त नहीं होता। कविता का जो रस है वो कभी ख़त्म नहीं होता। और दूसरी जो कविता मित्रों इन्होंने दी, बात सीधी थी। सीधी और सपाट शब्दों में कवि कुमार नारायण ने कहा है क्या कि ये जो है ना, ये 2 चीज़ें, एक कथ्य है और एक माध्यम है। कथ्य जो कहना चाह रहा है, माध्यम किसके माध्यम से कहना चाह रहा है, इस दोनों का जो द्वंद्व है, कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेर रही है ये कविता। कथ्य और द्वंद्व दोनों के माध्यम को उकेरती हुई भाषा की सहजता की बात यहाँ की गई है। आपने देखा होगा मित्रों कि कभी कभी हम कोई बात जो कहते हैं तो उस बात को डीपली ले जाते हैं। पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में, दूसरों के सामने दिखावे के चक्कर में हम भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं और भाषा में काफ़ी तोड़ मरोड़ पेश करके सामने वाले के सामने रख देते हैं। लेकिन इस तरह से
जब हम उसके सामने सीधी सरल बात रखते हैं तो उसका भावार्थ, उस बात की मर्यादा मित्रों समाप्त हो जाती है। तो कभी ये कहना चाह रहा है कि हमें सीधी सरल बात को बिना पेच फंसाए सीधे सरल शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के फेर में पढ़ने से बात स्पष्ट नहीं हो पाती, और इसलिए अच्छी बात और अच्छी कविता रचने के लिए शब्दों का चयन या शब्दों का चयन, भाषागत प्रयोग सहज होना नितांत अपेक्षित है। तभी हम कविता के द्वारा सीधी बात कह सकते हैं। इसलिए हमें उल जुलूल या कठिन शब्दों का प्रयोग या तोड़ मरोड़ करके हमें कोई भी बात कहनी नहीं चाहिए। मित्रों, अब हम चलते हैं कविता के बहाने, एक एक कविता को लिए चलते हैं। देखते रहे आप ना। हाँ भाई, कविता के बहाने देखना, सारी लिख देता हूं मैं। कविता एक उड़ान है, पहले चिड़िया की देखना। चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा। उड़ने के माने और चिड़िया क्या जाने। ये तो रही चिड़िया की बात। तो अपन चिड़िया की बात पर ही पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इस कविता की कल्पनाओं को, इस पंक्ति के माध्यम से कविता की कल्पनाओं को असीमित उड़ान वाला बताया गया है। कविता के बहाने शीर्षक से लिया गया। कवि ये कहता है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है। कविता कल्पना की एक ऐसी उड़ान होती है जो असीमित होती है। यहाँ पहले चिड़िया से अपन तुलना करने की बात कर रहे हैं कि कवि कहता है कि वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई परिकल्पनाएं प्रस्तुत करती है, नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है और उसमें नए नए विचार भी आते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। यहाँ चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान की तुलना की गई है कि कविता भी स्वयं उड़ान भरती है, लेकिन उसकी उड़ान असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कविता भी चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है, इसलिए चिड़िया की उड़ान सीमित और कविता की उड़ान असीमित होती है। इसलिए कविता की उड़ान का ओर छोर नहीं रहता, जबकि चिड़िया की उड़ान का ओर छोर होता है। यहाँ ये बताया है कि चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक, चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक या उड़कर आती जाती रहती है, इस घर से उस घर तक या बाहर से भीतर तक। लेकिन कविता की जो उड़ान होती है वो बहुत व्यापक होती है।
कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, कि वो घर से बाहर सारी जगह उड़ान भर सकती है, उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लग जाते हैं कि वो सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती, जबकि बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को जान नहीं पाती है। इसलिए मैं ये कहूँ पक्षी की उड़ान सीमित है और कविता का क्षेत्र असीमित है। यहाँ तुल्योपिकता उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ एक ही चीज़ बताइए, कभी न देखेगा कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, कि कविता उड़ान भरती है चिड़िया की तरह, लेकिन चिड़िया और कविता की उड़ान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान व्यापक है, उसकी उड़ान इतनी है कि वो हर जगह उड़ सकती है, कोई सीमा उसको नहीं रोक सकती। इसलिए बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को जान नहीं पाती है। कविता की उड़ान को जान नहीं पा से यह है केवल और केवल एक शब्द है कि पक्षी की उड़ान सीमित है, इसलिए कविता की उड़ान से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आगे देखिएगा, अब अपन फूल पर चलते हैं। कविता एक फूल है खिलने के बहाने, कविता एक फूल है खिलने के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, माने फूल क्या जाने। यही मैं लास्ट लिख लेता हूँ, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर, बाहर भीतर ये घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने बच्चा ही जाने। देखो सब पढ़ो कि कविता एक फूल है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने,
कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फिर कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वे घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। देखो यहाँ ऊपर फूल से कवि ये कह रहा है कि कविता इस प्रकार खिलती है, कविता इस प्रकार विकसित होती है जैसे फूल विकसित होते हैं, जैसे फूल पल्लवित होते हैं, जैसे फूल खिलते हैं। इसलिए कविता के खिलना और फूल का खिलना में आपस में कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। फूल की तरह कविता में नए नए रंग आते हैं, नए नए भाव आते हैं, नए नए सौंदर्य आते हैं, परंतु फिर वही बात कि फूलों की अपनी एक सीमा होती है। एक दिन खिल सकते हैं, 2 दिन खिल सकते हैं, लेकिन अगर वो धूप में रह गए, डाल से टूट गए, तो उन्हें एक न एक दिन मुरझाना पड़ेगा। मित्रों, तो यहाँ यही बात आ रही है कि फूलों की खिलने की अपनी एक सीमा होती है। फूल बाहर भीतर इधर उधर इस घर में उस घर में सुगंध और सुषमा को भर देता है, परंतु वो कविता के खिलने को समझ नहीं पाता है, कविता के खिलने को समझ नहीं पाता है। फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, लेकिन एकमात्र चीज़ ऐसी है जो बिना मुरझाए महकती रहती है, और वो है कविता। परंतु कविता बिना मुरझाए ही महकती रहती। इसलिए फूल का खिलना, सुगंध का फैलना एक सीमित प्रक्रिया है, अर्थात उसकी क्षमताएं सीमित हैं। एक सीमा एक ऐसी आती है कि वहाँ से बाद वो खिलना भूल जाता है। इसके विपरीत कविता बाहर भीतर इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह अपने मनोरम भावों की सुगंध को बिखेरती रहती है। वह कोई बंदिश उसे रोक नहीं सकती। अतः फूल कविता के सुगंध बिखेरने, फूल जो है कविता की सुगंध बिखेरने और महकने को कहाँ जान पाता है। फूल की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता की सीमा नहीं होती। वही चिड़िया की उड़ाने वाली सीमाओं वाली यहाँ फूल की बात। तीसरा देखें, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। इसमें इन लाइनों के माध्यम से कवि कहता है कविता बच्चों के खेल के समान है। कविता भी एक खेल है, जिस प्रकार बच्चे खेलते रहते हैं इस प्रकार कविता भी एक खेल है। कवि बच्चों के खेल के समान शब्दों से क्रीड़ा करने लगता है। जिस तरह बच्चे खेल से खेलते हैं, इस तरह कवि इस कविता से खेलता है, शाब्दिक क्रीड़ा करने लगता है। इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भावों और मनोरम कल्पनाओं के खेल खेलता है। तो ये कविता भी एक खेल है बच्चों के खेल के समान। जिस प्रकार बच्चे, कवि कह रहा है, जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी इस घर में तो कभी उस घर में, कभी इधर भागते हैं तो कभी उधर भागते हैं, सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं। ये नहीं कोई आपापुती वो कर रहे हों, और अपने पराये का भेदभाव नहीं रखते। ये घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। सभी घरों में समान रूप से खेलते, अपने पराये का भेदभाव नहीं करते। बच्चों के खेल में कोई सीमा का बंधन नहीं होता कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, मैं तेरे घर नहीं आऊँगा तो मेरे घर मत। नो, उनमें कोई सीमा का बंधन नहीं होता। उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल होता है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के बाहरी संसार के तथा अपने पराये सभी प्रकार के मानव के भावों को अभिव्यक्ति देता है। इस प्रकार सभी को समान मानकर सभी के भावों को वो अभिव्यक्ति देता है। तो यहाँ कविता को फूलों से श्रेष्ठ और बच्चों के खेलों के समान सुंदर बताया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया और भावों का चमत्कारी ढंग से सुंदर समायोजन इस कविता में किया गया है। मित्रों, ये जो कविता के बहाने हमारी 8 पाठ की कविता थी, ये यहाँ समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। बात सीधी थी, किसी भी शब्द को अगर हमें कहना है तो हमें सीधी सरल बातों में कहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बात की मर्यादा खत्म होती है। अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को आज्ञा दीजिए। भारी शुभकामनाओं के साथ
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।